रेंगोकू के मरने के बाद शायद जितना हिट हमारा तानजीरो अकाजा को करता था उतना ही हमें भी इंतजार था इस रीमैच का, जो हमें इन्फिनिटी कैसल के इनिशियल स्टेजेस पे ही देखने को मिल जाता है। वो भी जैसे ही जिनित्सु की बैटल खत्म होती है उसके जस्ट बाद ही, जिसे हम आज की वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, तुम भले ही इस डीमन को कितना भी ज्यादा हेट क्यों ना करते हो, लेकिन जब तुम्हें इस बंदे की बैक स्टोरी पता लगेगी तो तुम इसे चाह के भी हेट नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारा पूरा परसेप्शन ही बदलने वाला है। तो हाँ, उसके ऊपर डिटेल में बात करने से पहले हम थोड़ी सी चीजों को जान लेते हैं ताकि हमें बैटल के बीच में डिस्टर्ब ना होना पड़े। जैसे कि उबियाशिकी के मरने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा यानी कि किरिया, जो हमें 8 साल का देखने को मिलता है, वो अब नेक्स्ट डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हेड बन जाता है और वो सभी डीमन स्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन देने का भी काम करता है इस पूरी बैटल के दौरान में, जहाँ उसकी 2 ट्विन सिस्टर यानी कि कुइना एंड कनाटा हेल्प कर रही होती हैं और ये इंश्योर करने के लिए कि इनके ऊपर कोई डीमन हमला न कर दे, क्योंकि ये अभी इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही है। तो वहाँ पे हमारे फॉर्मर हाशिरा, टेंजन और रेंगोकू के फादर भी अवेलेबल होते हैं, जो साथ में नेजुको को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे रिसेंटली टमायो का एंटीडोट दिया जाता है जिससे वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिसका असर उसकी बॉडी पे होना शुरू हो जाता है और उसी की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जहाँ योशिरो ने हमारे जिनित्सु को गिरने से बचा लिया होता है और अपनी एक एबिलिटी जिसे ब्लाइंड फोल्ड कहा जाता है, उससे वो काफी सारे पेपर टेलिस्मान बना देता है, जिससे वो किसी को भी कभी भी गायब कर सकता है और उन्हें रिवील भी कर सकता है। और लिटरली में इन पेपर टेलिस्मान का इस पूरी इन्फिनिटी कैसल और मुजान के साथ बैटल करते हुए तो बहुत बार यूज किया गया है। इसके बाद बैटल की शुरुआत होती है, जहां हमारा तानजीरो काफी तेजी से इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर रहा होता है और ग्राउंड से टकराने वाला होता है कि गियो उसे सेफली लैंड करवा देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलके मुजेन की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं कि तानजीरो को तभी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और कुछ स्ट्रीमर्स फील करने को मिलते हैं। तो गियो उसे काम डाउन करवाता है कि इतने में ही हमारा ऊपर के फ्लोर्स को तोड़ता हुआ उनके सामने अकाजा आ जाता है, जो आते ही हमारे तानजीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसे भी बदला लेना था। लेकिन तानजीरो अकाजा के अटैक से खुद को अपने डांस ऑफ फायर गॉड चेरियो से डॉज कर लेता है और उसके सर से ऊपर एक सेमी सर्कल बनाते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथ को भी काट देता है, जिससे उसे तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि वो फाइनली एक अपर डीमन रैंक के सामने टिक पा रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि अगले मूव से तो वो उसके हेड को ही उड़ा देगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, अकाजा का पंच उसके ऑलमोस्ट मुंह के सामने होता है और वो भी उसी हाथ के साथ जिसे उसने काटा था। लेकिन जस्ट थोड़े से सेकंड्स के डिफरेंस पे तानजीरो उसे डॉज कर देता है, जिसे देख के गियो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि मानो कल ही ये वो बंदा है जो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे भीख मांग रहा था और अब ये एक हासिरा लेवल तक पहुंच चुका है। जिसे देख के सिर्फ गियो ही नहीं, हमारा अकाजा भी शॉक हो जाता है कि हमारा तानजीरो काफी कम टाइम में कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो वो इस बैटल के अंदर फाइनली सीरियस हो जाता है और हमारा यहाँ पे वाटर हाशिरा भी मौजूद होता है। तो वो इस बैटल को सिर्फ देखने नहीं आया होता है, तो वो यूज करता है अपनी ब्रेथ ऑफ वाटर थर्ड फॉर्म को। तो अकाजा उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम हो नए वाटर हाशिरा, इंटरेस्टिंग। जिसपे गियो अपनी 11th फॉर्म को यूज करता है। तो अकाजा उससे पूछता है कि ये कौन सी फॉर्म है, क्योंकि 50 साल पहले जब उसने वाटर हाशिरा को फेस किया था तो उसने ये मूव नहीं यूज किया था। जिसपे गियो उसे बताता है कि इस टेक्निक को उसने खुद से डेवलप किया है। वहीं हमारा तानजीरो सिर्फ खड़ा नहीं रहता है, वो डांस ऑफ फायर गॉड सॉर्चिंग टेक्निक को यूज करके अकाजा के ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा अकाजा बड़े आसानी से डॉज करते हुए पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है और मानो उसने अपने हाथों से तानजीरो का गला ऑलमोस्ट उड़ा ही दिया होता है कि हमारे गियो ने सही टाइम पे आके अपनी वाटर की सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए उसके बाइसेप के अराउंड से उसका हाथ काट दिया। और इस चीज से हमारा अकाजा अपने आप को तुरंत हील कर देता है और उसके ऊपर पलटवार करता है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए तानजीरो उसके ऊपर नीचे से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अकाजा उसके ऊपर हाई किक यूज करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे तानजीरो के मुंह से खून निकलने लगता है। तो गियो बीच में आके काफी सारे अटैक अकाजा के ऊपर लैंड करता है, जिसके काउंटर में हमारा अकाजा यूज करता है अपनी डिस्ट्रक्टिव लेग फॉर्म, जिसे गियो ब्लॉक तो कर देता है लेकिन उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि हमारा गियो काफी सारी दीवारों को तोड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। अब इससे पहले तानजीरो गियो की फिक्र कर पाता कि उतने में ही पलक झपकते ही हमारा अकाजा उसके मुंह के सामने आ जाता है और उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, जिसपे तानजीरो भी उस पे पलटवार करता है। लेकिन दोनों के अटैक्स में से हमारे अकाजा का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जिससे तानजीरो थोड़ी दूर जाके गिरता है। तो अकाजा उसे प्रेज करता है और उसे प्रोवोक भी करता है कि अच्छा है हमारा रेंगोकू मर गया, क्योंकि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता था, क्योंकि वो उससे ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता था। और अकाजा को वीकलिंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। जिसके बाद तानजीरो नेचर का लॉ उसे समझाता है कि हर कोई एक टाइम पे बहुत वीक होता है, जस्ट लाइक अ बेबी, और ये स्ट्रॉन्ग की जिम्मेदारी होती है कि वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करें ताकि वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग बन के दूसरे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। और दैट्स हाउ अ साइकिल रिपीट इटसेल्फ। और अकाजा की
इसी सोच की वजह से वो उसे कभी माफ नहीं कर पाता है। अब तांजीरो की यही सारी बातें सुनते हुए उसे एक बार फिर से अनप्लीजेंट फीलिंग्स सेंस करने को मिलती है और इन्हीं फीलिंग्स की वजह से वो तांजीरो को पसंद नहीं करता है और ये बोलते हुए तांजीरो के ऊपर डिस्ट्रक्टिव क्रश स्टाइल को यूज करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार तांजीरो उसके सामने तैयार खड़ा होता है और ये चीज देखने के बाद अकाजा अपने अटैक को मॉडिफाई कर देता है। तो वो उसे हिट करता है ग्राउंड पे, जिसके इम्पैक्ट से ग्राउंड पे तो अच्छा खासा डैमेज देखने को मिलता है। लेकिन इस अटैक को हमारे तांजीरो ने पहले ही एंटिसिपेटेड कर दिया था, तो वो टाइमली जंप कर देता है और क्योंकि वो हवा में होता है तो हमारा अकाजा उसके ऊपर डिस्ट्रक्टिव किल लेग स्टाइल रिंग ऑफ 1000 फ्लाइंग प्लैनेट्स को यूज करता है, जिसे आप हाई किक भी कह सकते हो। तो एक बार फिर से तांजीरो के मुंह से हमें खून निकलते हुए देखने को मिलता है, लेकिन अकाजा रुकने का नाम नहीं लेता है। वो तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है और अपनी फिश से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे तांजीरो ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस बार हमारे अकाजा ने उसकी स्वॉर्ड को होल्ड कर दिया होता है और उसे तोड़ने ही वाला होता है। तो अपनी स्वॉर्ड को बचाने के लिए तांजीरो उसके फेस पे डेस्परेटली हेडबट देता है, फिर किक मारता है, लेकिन अकाजा अभी भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। अगर अकाजा तांजीरो की तलवार को थोड़ी देर और होल्ड करता तो वो पक्का उस तलवार को तोड़ ही देता। लेकिन सडनली हमारा तांजीरो अपनी तलवार के साथ साथ जमीन पे फॉल डाउन कर जाता है, क्योंकि गियो इज बैक और उसने आते ही हमारे अकाजा के दोनों हाथों को काट दिया होता है। और पहली बार वो हमें सीरियस होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उसके चेहरे पे हमें मार्क्स अपीयर होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक घमासान बैटल शुरू हो जाती है, जहां मार्क्स की वजह से गियो की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, अकाजा अभी भी उसे मैच कर देता है। तो हमारा तांजीरो साइड में खड़ा होकर ये सोचता है कि उसके पास पूरी रात नहीं है, वो इस बैटल को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म कर सकता है, क्योंकि उसे मुजेन तक पहुंचना है। तो वो ठंडे दिमाग से सोचता है कि सिर्फ अकाजा के ही अटैक्स इतने प्रिसाइज क्यों हैं। तब उसे याद आता है कि अकाजा ने उसके सामने काफी बार सुप्रीम टेरिटरी के बारे में मेंशन किया होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसे नहीं पता होता है कि ये टेरिटरी है क्या। तभी उसे इनोस्के के साथ हुई एक कॉन्वर्सेशन याद आती है, जहां वो बताता है कि वो किसी भी तरीके से किसी की भी प्रेजेंस को दूर से सेंस कर सकता है, भले ही वो कोई नजर ही क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी का कोई इंटेंशन होता है, कभी कभी वो मर्डरस भी होता है, तो उसे अपनी स्किन से सेंस कर पाना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर किसी के पास कोई इंटेंशन ही ना हो तो वो उसे सेंस नहीं कर पाता है, और इससे तांजीरो को कुछ समझ में आता है, जिसे वो अगले ही मूव में आजमाने की कोशिश करता है। और इसी बीच हमारा गियो अकाजा के साथ फाइट कर रहा होता है कि तांजीरो उसके नेक पे सीक्रेटली अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे अकाजा बिना देखे ही ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो उसके मर्डरस इंटेंस को सेंस कर देता है। अब क्योंकि तांजीरो एक बार फिर से हवा में होता है तो हमारा अकाजा उसके ऊपर एक डेडली ब्लो देने वाला होता है, जिसके लिए तांजीरो पहले से ही प्रिपेयर था, तो वो उसे इजीली डॉज कर देता है। जिसके बाद हमें उसके पास्ट के कुछ ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, वो भी उसके फादर के साथ, जहां उसके डैड उसे बताते हैं कि कैसे जब अपनी यूजलेस मूवमेंट को वो करना बंद कर देते हैं तो वो अपने दिमाग को एम्प्टी करके अपने आप को इनविंसिबल बना पाते हैं, और इसी वजह से वो कमांडो फैमिली का ट्रेडिशनल डांस को सनराइज से सनसेट तक बिना रुके परफॉर्म कर पाते हैं, जबकि उनकी बॉडी काफी खराब कंडीशन में रहती है, क्योंकि अपने माइंड को कंट्रोल करके वो अपनी सारी थकान ही भूल जाते हैं, और इसी के चलते अपने सारे इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रख पाते हैं। इतना कि कभी भी तांजीरो ने उनके इमोशंस को बाहर निकलते हुए तक नहीं देखा। इवन तब भी जब उनके एरिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग भालू अटैक कर देता है तो वो उसे भी एक बहुत काम स्टेट के अंदर फेस करते हैं और सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उसे ढेर कर देते हैं, क्योंकि वो सी थ्रू वर्ल्ड देख सकते हैं। और तांजीरो ने भी अपने पिछले अटैक के दौरान में थोड़े से सेकंड के लिए अकाजा के अटैक को सी थ्रू वर्ल्ड की हेल्प से डॉज किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी फास्ट मूव करने लगती है, और अब वो अपने मार्क्स को एक्टिवेट कर देता है और डिसाइड करता है कि अब वो अकाजा को डिफीट करके मानेगा। वहीं अकाजा और गियो के बीच में अभी भी बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है, जहां गियो अपनी लिमिट पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपनी सारी ब्रीदिंग फॉर्म्स को यूज कर चुका होता है, लेकिन अकाजा अभी भी अपनी लिमिट्स के आसपास भी नहीं पहुंचा होता है। तो वो हमारे गियो को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तो गियो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। अब भले ही वो तांजीरो की तलवार को तोड़ने में अनसक्सेसफुल रहा हो, लेकिन गियो की तलवार को बीच में से तोड़ देता है, वो भी सिर्फ एक ही पंच के साथ। और अब वो गियो को फाइनली खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन टाइम रहते ही तांजीरो वहां पे आके उसके हाथों को काट देता है, जो अकाजा और गियो को पता तक नहीं चलता है कि कब तांजीरो आया और उसके हाथों को रिस्ट के एरिया से काट दिया। मानो लिटरली में तांजीरो इवॉल्व हो चुका हो, क्योंकि उसके बाल, उसकी आईज, उसके मार्क्स, उसके सारी चीजें काफी ज्यादा अलग लग रही होती हैं। जहां ऑब्वियसली गियो तो काफी ज्यादा शॉक हो ही जाता है कि उसने ये कैसे करके दिखाया है, लेकिन अकाजा की बॉडी का एक एक हिस्सा उसे चीख चीख के बोल रहा होता है टू किल तांजीरो। जहां तांजीरो तो अभी भी सी थ्रू वर्ल्ड के अंदर ही होता है, लेकिन अकाजा यूज करता है अपनी मोस्ट पावरफुल टेक्निक, यानी कि एंड स्टाइल केओटिक, वो भी गियो के ऊपर, जिससे गियो एक दीवार पे जाके टकरा जाता है और अब वो खड़ा नहीं हो सकता है। तो अकाजा उसकी तरफ बढ़ने लगता है,
ताकि उसे डीमन बना सके। लेकिन गियो नोटिस करता है कि तांजिरो उसके जस्ट पीछे खड़ा है, जिसे अकासा नोटिस नहीं कर पा रहा होता है। तो वो अंदर ही अंदर सोचता है कि यही सही मौका है जब तांजिरो उसकी नेक पे अटैक करके उसे फाइनली खत्म कर सकता है। सो गो फॉर इट। लेकिन तांजिरो बीइंग शोनेन प्रोटैगनिस्ट वो चिल्ला के बोलता है कि आई विल कट योर हेड, जिससे अकासा को पता चल जाता है और वो तांजिरो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। जहाँ गियो भी लाइक चुपचाप करने का था ना भाई, चिल्लाया क्यों, ढक्कन है क्या तू थोड़ा सा। लेकिन तांजिरो ने उसके अटैक को काफी खूबसूरती से डॉज कर लिया होता है। लेकिन अभी भी अकासा को डेंजर महसूस नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसे अपने कंपास पे पूरा विश्वास होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिट होगी वो उतना ही ज्यादा उसकी प्रेजेंस को सेंस करने में आसान बना देती है। लेकिन तांजिरो की कोई भी बैटल स्पिरिट ही नहीं होती है। तो अकासा शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कुछ सोच पाता और कुछ कर पाता, इतने में ही तांजिरो यूज करता है फायर गॉड सेटिंग सन को और उसका गला धड़ से उड़ा देता है, जिसपे गियो और अकासा दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 100 सालों में अकासा ने किसी भी ऐसे बंदे से बैटल नहीं करी है जिसकी कोई बैटल स्पिरिट ही ना हो। ये तो मानो ऐसा हो कि वो एक सीधे साधे पेड़ के सामने खड़ा है जिसने उसके ऊपर पलटवार कर दिया हो। तब उसे रियलाइज होता है कि तांजिरो हैज फाइनली अचीव्ड सुप्रीम टेरिटरी, जो वो हमेशा से अचीव करना चाहता था लेकिन अब तक नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, वो अभी भी हार नहीं मानता है और अपने सर को दोबारा से पकड़ के अपनी गर्दन पे जोड़ने की कोशिश करता है कि हमारे गियो ने अपनी टूटी हुई तलवार उसके सर में दे मारी होती है, जिससे उसका सर जमीन पे गिर जाता है और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो तांजिरो को लगता है कि वो फाइनली जीत गया है और जो स्टेट उसने अभी यूज करी थी उसे यूज करने की वजह से उसकी आंखें काफी दर्द करने लगती हैं और उसकी बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही होती है। अब वो रिलैक्स कर पाता, इतने में ही वो और गियो नोटिस करते हैं कि अकासा की बॉडी अभी भी सीधी खड़ी है और वो डिस्ट्रॉय होने का नाम नहीं ले रही होती है। कि अकासा अपनी टेक्निक को दोबारा एक्टिवेट करता है और एक जोरदार किक तांजिरो के ऊपर दे मारता है, जहां तांजिरो को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये बंदा अपनी गर्दन कटने के बाद भी जिंदा है। अब वो कुछ कर पाता या सोच पाता, इतने में ही वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अकासा उसे खत्म करने के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है कि उसके सामने आके खड़ा हो जाता है गियो, क्योंकि गियो अपने करीबी लोगों को पहले ही खो चुका है, तो वो अब और किसी को नहीं खोना चाहता था। तो वो काफी सारे अटैक्स को लॉन्च करता है, जिससे अकासा की बॉडी तुरंत हील हो जाती है। अब अकासा गियो के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि एक छोटी सी बच्ची उसका पीछे से हाथ पकड़ के उसे रुकने के लिए बोलती है। तो अकासा बोलता है आई कांट, आई नीड टू किल दिस पीपल, ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। जिस वो लड़की पूछती है लेकिन क्यों, तो वो बताता है कि उसे किसी को वापस लेके आना है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलती है उसकी एक बहुत तगड़ी बैक स्टोरी, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि अकासा के डैड काफी बीमार रहा करते थे, तो वो अपने डैड को बचाने के लिए काफी लोगों की जेब से पैसे चुराया करता था ताकि दवाइयाँ खरीद सके। लेकिन वो पकड़ा जाता है और उसे शोगन के सामने काफी बुरी तरीके से मारा जाता है। और जब उसके डैड को ये चीज पता चलती है कि वो दोबारा पकड़ा गया है और उसे पीटा गया है, तो वो चीज उनसे सही नहीं जाती है और वो खुद सुसाइड कर लेते हैं और उसके लिए एक लेटर छोड़ के जाते हैं कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। मैं वैसे भी जिंदा रह के तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर पाया और मरते मरते हुए भी तुम पे एक बोझ से कम नहीं था। तो मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी को और अच्छे तरीके से जी सकते हो और खुश भी रह सकते हो। लेकिन ये करने की बजाय हमारा अकासा जाके उन सभी लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसे कभी पनिश किया था, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से उसके डैड ने सुसाइड की थी। अब जब वो उन लोगों को पीट रहा था, तब एक बंदा ये सब देख के उसके लिए ताली बजा रहा होता है कि कैसे एक बंदा इतने सारे बड़े बड़े लोगों को अकेला हरा रहा होता है, और उसकी तारीफ करते हुए उसे वो अपने डोजो में इनवाइट कर देता है। तो अकासा उसे बोलता है कि चुप रहो, और ये बोलते ही वो उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन वो बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो आसानी से अकासा को एक ही मूव में हरा देता है और उसे जबरदस्ती अपने डोजो में ले आता है और उसे बताता है कि वो किस तरीके से इस डोजो को चलाता है। लेकिन फॉर सम रीजन कोई भी यहाँ पे आना पसंद नहीं करता है, तो वो अपनी एक बीमार बेटी के साथ यहीं पे रहता है, जिसके लिए वो कुछ छोटे मोटे काम करके लोगों की मदद करके दोनों का गुजारा करता है। तो अब वो इस डोजो के अंदर खुद को ट्रेन कर सकता है और उसे साथ में ही उसकी बेटी का ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसकी वाइफ उसकी बेटी का ध्यान नहीं रख पाती है और हार मान के सुसाइड कर देती है। तांजिरो इसी बंदे की बार बार उसे याद दिलाता है, इसलिए तांजिरो उसे पसंद नहीं होता है। लेकिन हाँ, जैसे ही वो उसकी बीमार बेटी को देखता है, उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और उसे देखने के बाद उसे अपने डैड की याद आ जाती है, क्योंकि उसके डैड भी इसी तरीके से हमेशा बीमार रहा करते थे। तो वो इस डोजो में रहने के लिए मान जाता है और साथ ही उस बंदे की देखभाल करना शुरू कर देता है और फ्री टाइम में खुद को ट्रेन भी करवाता है अपने मास्टर से, जहाँ कई बार वो लड़की उसे बाहर जाके दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलती है, क्योंकि उसी दिन फायर वर्क्स भी होने वाला होता है। तो वो बोलती है तुम जाके देख के जरूर आना। लेकिन हमारा अकासा मना कर देता है, क्योंकि उसे इन कामों में ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या तो अगले साल या फिर उसके अगले साल, जब भी तुम ठीक होगी मैं तुम्हें वो फायर वर्क्स दिखाने जरूर लेके जाऊंगा। अब वो क्योंकि अपने डैड का ख्याल रखता था, तो उसे ये चीजें करनी काफी अच्छे तरीके से आती थी
और ऐसा करते करते कुछ साल बीत जाते हैं, जहाँ अब वो लड़की 16 साल की हो चुकी है और हमारा अकाजा 18 साल का हो चुका है, जहाँ उस लड़की की कंडीशन पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी होती है और वो चलने फिरने भी लग जाती है, जहाँ उसका मास्टर अपने डोजो के साथ साथ अपनी लड़की का हाथ अकाजा के हाथ में दे देता है, जहाँ वो शर्मा जाता है और खुश होकर हाँ भी बोल देता है, क्योंकि वो लड़की भी उसे पसंद करने लगती है और इससे उसे अपने डैड की बातों पे विश्वास होता है कि वो भी एक नॉर्मल और एक अच्छी लाइफ जी सकता है, और वो डिसाइड करता है कि वो इन दो लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रहेगा, भले ही इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक और पॉइजन उसकी दुनिया दोबारा से उजाड़ देगा। अब एक दिन अकाजा अपनी डैड की ग्रेव पे इस बात को शेयर करने के लिए जाता है कि उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने वेल के पानी में पॉइजन मिला दिया था, जिसे सुनने के बाद उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब पॉइजन क्यों मिलाया था, उसका रीजन ये था कि जो उसके मास्टर थे उन्होंने एक आदमी की मदद करी थी, जिससे खुश होने के बाद उस आदमी ने उसके मास्टर यानी हकुजी को ये डोजो फ्री में दे दिया था, जिसके पीछे काफी लोगों की नजर थी। अब हकाजू काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, तो उसे कोई हैंड टू हैंड या फिर कभी सामने से आके नहीं हरा सकता था, इसलिए उन्होंने उसके साथ साथ उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ा। और उस बंदी की डेड बॉडी देखने के बाद अकाजा को याद आता है कि किस तरीके से उसने फायरवर्क्स देखते हुए बताया था कि अकाजा ही एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से वो ठीक हो पाई है और वो आने वाले सभी साल उसी के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने एक जीने की उसे होप दी थी। लेकिन अकाजा इसके बाद सिर्फ एक पन से अगले डोजो के 67 स्टूडेंट्स को मार के खत्म कर देता है, वो भी काफी बुरी तरीके से, जहाँ वो किसी का सर तोड़ता तो किसी की पसलियां। जो इतना ज्यादा भयंकर सीन हो चुका था कि वहाँ पे जो काम करती हुई मेड थी वो ये सब देख के पागल हो जाती है, और ये सुन के कि एक बंदे ने कैसे 67 लोगों को मार दिया है, मुजान उसे ढूंढते हुए आ जाता है और उससे बिना पूछे ही उसे डीमन बना देता है। और मुज़ेन उसे डीमन बनाने के बाद उसकी सारी यादों को भी मिटा देता है, इसलिए 100 सालों में अकाजा को उसकी वाइफ, उसके फादर, उसके मास्टर से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं होता है। और ये याद करते करते उसका सर दोबारा से रीजनरेट होने लगता है कि तानजीरो भी होश में आ जाता है, और ये देख के वो काफी शॉक हो जाता है। तो वो अपनी तलवार दोबारा उठाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि उसकी तलवार उसके हाथों से गिर जाती है, क्योंकि उसके हाथों में जान ही नहीं होती है कि वो तलवार भी पकड़ पाए। तो वो बेयर हैंड के साथ अकाजा के मुंह पे पंच करता है, जिसके साथ अकाजा को उसके मास्टर की याद आ जाती है। लेकिन तानजीरो को काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, क्योंकि वो तलवार पकड़ नहीं सकता है, उसे गियो को भी बचाना है, और अकाजा भी रुकने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो गियो को लेकर दूर हट जाता है। लेकिन तानजीरो नोटिस करता है अकाजा के फेस पे एक जेंटल सी स्माइल, क्योंकि इस अटैक से उसने उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया होता है, उसने उससे खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया होता है। और डेफिनेटली अगर ये अटैक उसने तानजीरो और गियो पे किया होता तो दोनों खत्म हो जाते, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी रीजनरेट होना शुरू कर देती है, जबकि वो चाहता भी नहीं है। लेकिन हमारे मुज़ेन की कॉन्शियसनेस उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही होती है, और वो अपने पास्ट को याद करके रिग्रेट करता है और खुद को ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दैट्स हाउ हमारे अपर रैंक डीमन 3 का अंत होता है, जिसे शायद कोई हरा नहीं सकता था जब तक उसने खुद से हार नहीं मान ली थी। लेकिन हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। इसके बाद हम डेफिनेटली अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं शिनोबी कनाओ एंड इनोसुके वर्सेस टोमा की फाइट के बारे में। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, ताकि तुम्हें वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। बाकी मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड